नमस्कार, मेरा नाम रुपेश। आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। अभी मुद्दे की बात में हम बात करेंगे महिषी विधानसभा क्षेत्र की, और साथ में आपको यह मैं बता दूं, महिषी विधानसभा क्षेत्र ये आता है सहरसा में। अब सहरसा में कितनी समस्याएं हैं, इस पर हम लोग बार बार बातें करते हैं। आज महिषी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसको लोग इस एंगल से भी जानते हैं कि जो वहां पर महिषी, बनगांव, ये सारा जो है मिथिलांचल और मंदिरों के लिए जाना जाता है। इन सब बातों में कहीं ना कहीं सहरसा, तो खैर उसके लिए तो सरकार के ही लोग ये कह रहे हैं कि जो उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आज हमारे साथ में पिछली बार चुनाव लड़ चुके बीडीओ गौतम कृष्णा जी हैं। इन्होंने पिछली बार जो है ये लड़े थे जन अधिकार पार्टी से, और जन अधिकार पार्टी से लड़ने के बाद अब जब वो चुनाव हार गए थे पिछली बार, इस बार पीपुल्स पार्टी करके इन्होंने एक पार्टी फॉर्म की है। उस पार्टी से ये इस बार विधायक के पद पर फिर से वापस लड़ेंगे चुनाव। तो इनसे अब जानेंगे कि क्या रहेगा इनका चुनावी मुद्दा और कैसा क्या करेंगे ये, जिससे कि जनता का मन इनकी ओर आए। तो गौतम कृष्णा जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ भैया जी। गौतम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस बार के 5 ऐसे मुद्दे बताएं जिस पर आप इस बार चुनाव लड़ने जाएंगे। सबसे पहले भैया मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे अवसर देने के लिए। जी, पिछले बार मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ। पिछले बार मैंने जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी कारणवश मैं अभी जन अधिकार पार्टी में नहीं हूँ। जी जी। और स्वतंत्र रूप से ये जो आपने कहा कि पीपुल्स पार्टी, तो ये पीपुल्स पार्टी भैया नहीं है। मैं थोड़ा सा सुधार चाहूंगा इसमें। ये एक सामाजिक और वैचारिक युवाओं का एक स्वैच्छिक संगठन है। जो ना कोई पार्टी है न कोई एनजीओ है, बिल्कुल एक वैचारिक युवाओं का संगठन है, जिसमें एक विचारधारा के लोगों का एक जगह, एक प्लेटफॉर्म और एक मंच उपलब्ध कराता है, और उसका संयोजक के रूप में मैं काम करता हूं भैया। यही बात है। और जहां तक बात आपने प्रश्न रखा कि इस बार के विधानसभा में मैं किन 5 मुद्दों को लेकर के आम जनताओं के बीच में जाऊंगा, तो मैं बड़ी शिद्दत से आपके चैनल के माध्यम से यह बात रखना चाहता हूं महिषी विधानसभा के आम आवाम जनताओं के बीच में कि मैंने महिषी विधानसभा के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत बीडीओ के नौकरी को किया हूँ 14 महीना, और पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा और सम्मानजनक मत भी वहाँ की जनताओं ने मुझे दिया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ की जनता के प्रति इतना सारा प्यार देने के लिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि महिषी विधानसभा में बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े चेहराओं ने अपना प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन दुर्भाग्य रहा है उसके बावजूद भी वहाँ विकास आज भी उपेक्षित है, और आज भी लोगों को जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अन्य चीज़ों से उनको निजात मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। अगर महिषी विधानसभा को हम देखें तो ये कंप्लीट रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। एक जो विधानसभा के विधानसभा जो है कोसी बांध के अंदर है, जो लगभग 14 और 15 पंचायत विधानसभा का जो पड़ता है वो कोसी बांध के अंदर पड़ता है। आज भी वहाँ मूलभूत जीवन की सुविधाएं मिलना मुश्किल है, और वहाँ के अगर आदमी को देखा जाए, वहाँ के विकास को देखा जाए, वहाँ के सुविधाओं को देखा जाए, तो वो आज भी 70 साल पुराना, यानी कि आज़ादी से पहले का जैसा है। गांव का वही स्वरूप, सुविधाओं का वही अभाव, दवा दारू, रोड, हर चीज़ की वही आज भी समस्या है। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि उन समस्याओं को लेकर के हम लड़ेंगे, एक उनके सुविधाओं के लिए लड़ेंगे। दूसरी बात है कि जब हम बांध की बाहर की बात करते हैं, जो विधानसभा की शेष पंचायत बसते हैं, तो वहाँ हमारे यहाँ कई ऐसी चीजें हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार एक दूसरा मुद्दा है, और उसके बाद अगर हम कहें तो हमारे यहाँ कई ऐसे विकास की चीजें हैं जिन पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो वो एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। जैसे कंदाहा सूर्य मंदिर को ले,
तो ये पर्याप्त विश्व का यह दूसरा सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। अगर हमको लगता है कि अगर इस पे ध्यान दिया जाता है तो एक हमारे लिए एक मुद्दा वो भी है, कंदाहा का जी सूर्य मंदिर जो पचपार पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। जी उसके बाद हम जनजीवन बांध, जो कोसी बांध बना हुआ है, तो जी कोसी बांध के जो अंदर है वो बाढ़, जो विकास प्रायोजित बाढ़ है उससे तो प्रभावित है और उससे प्रताड़ित है। एक तरह से उनका जनजीवन अस्त व्यस्त है। जो बांध के बाहर है वो बांध के पानी का रिसाव की वजह से प्रताड़ित है। रिसाव के जी पानी का रिसाव जो हो रहा है बांध उसकी के, वजह से बाढ़ भी आ जाता होगा। जी जी जी, वो क्या सीपेज का पानी कहलाता है सर। तो अच्छा हमको लगता है कि उससे भी एक जनजीवन प्रभावित है। तो ये जी चौथी मुद्दा हो गई। आपको वो और लगता है? जी अच्छा वो लगता है आपको, है या नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल है सर। अच्छा। वो अगर आप वहां जाकर के देखेंगे तो बांध के आप अपने किनारे मुद्दों पे जो बातें कर रहे हैं सर, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि जो आप जो मुद्दों पे बात कर रहे हैं, क्या अनुमान लगा के बात कर रहे हैं या फिर आप पुख्ता आपके पास में ये है कि जो मैं इन्हीं मुद्दों को लेके जाऊंगा अपनी जनता से, मैं ये अपना ये मुद्दा रखूंगा कि जो मैं इन सब चीजों को ठीक करने जा रहा हूँ? तो नहीं, इसमें हम सर आपको बिल्कुल ये कहना चाहते हैं कि ये मेरे अनुमान का विषय नहीं है, क्योंकि जी पिछले 5 साल से जो मैंने चुनाव को लेकर के तैयारी किया है या क्षेत्र में घूमा है, तो इन मुद्दों पे मैंने बार बार बात रखा है। जैसे एम्स का मुद्दा है, सहरसा का जो एम्स बनना था वो सहरसा के 70 कटैया प्रखंड अंतर्गत बनना था। हम्म। तो मैंने इस पे आंदोलन भी किया था, उसके बाद मैंने जेल भी गया था। तो ये मेरे मुद्दे में शामिल हैं। ये मेरे हाँ, एकमात्र आप ऐसे आंदोलनकारी थे जो कि जेल गए थे। वहाँ कई लोगों ने आंदोलन किया था लेकिन एकमात्र आप ही थे जो कि जेल गए थे। ये बात मुझे पता है, इस बारे में मुझे जानकारी है। और इस बात के लिए, आपके इस आंदोलन के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ और आप जनता के लिए सोचते हैं। जी, और आगे बताएं आगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो इसको लेकर के मैं जेल भी गया। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, 70 कटैया अंतर्गत 70 कटैया प्रखंड जो भवन है वो सर आज लगभग 30 साल प्रखंड को बने हुए हो गया है। और उसके बावजूद भी ये सामुदायिक भवन के सिर्फ 2 कमरे में संचालित हो रहा है, जहां से प्रखंड के 14 पंचायत के लिए सारे विकास की योजनाएं संचालित हो रहा है। आज वही खुद भवन विहीन है, जबकि बगल में जमीन चिन्हित है और उसके लिए लगभग 8.9 करोड़ के आसपास, यानी कि 8,51,00,000 के आसपास रुपया आकर के रखा हुआ है। लेकिन आज पता नहीं किस वजह से वो आज उपेक्षित पड़ा हुआ है और आज भी भवन नहीं बन रहा है। 3 साल 4 साल होने को जा रहा है, पैसा आकर के DRDA में सहरसा में पड़ा हुआ है। तो हमारे लिए ये मुद्दा है सहरसा का एम्स, उसके बाद 70 कटैया का प्रखंड भवन का निर्माण होना, फिर सीपेज का पानी का होना, उसके बाद कंदाहा आप इसको जिसको आप एम्स की बात कर रहे हैं जी, वो सदर अस्पताल जो है, वो सदर अस्पताल को लोग कहता है कि जो कोसी क्षेत्र का ये एम्स है। बिल्कुल सर। उसको उसकी हालत तो खैर बहुत बुरी है। अगर आप इस पॉइंट को उठाते हैं तो ये मुद्दा आपका काफी अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप 5वां पॉइंट क्या बता रहे थे? जी जी जी, तो आपने जो कहा सर, मैं आपके मुद्दे का मैं सपोर्ट करता हूं और बिल्कुल बात करता हूं। लेकिन बात आती है कि जब केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित हुआ था कि बिहार का दूसरा एम्स सहरसा में बनेगा, तो हमारे यहाँ का जो हिस्सा है, चूंकि कोसी पूरे बिहार में सबसे उपेक्षित और सबसे पिछड़ा हुआ इलाका में से है, और आज कैंसर का पेशेंट सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सर, तो ये हमारे यहाँ कोसी में मूल रूप से सहरसा और 70 कटैया में सबसे ज्यादा पेशेंट आ गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ एम्स आया है, तो एम्स के मुद्दे पर अगर बात न की जाए तो ये बेईमानी जैसी हो। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए सर ये मेरे प्राइम मुद्दा में से है। और मैं चाहूंगा कि किसी भी सूरत में और किसी भी हाल में जो सहरसा का हक और अधिकार है, हकीकत है, वो सहरसा को मिले। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। और मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक जुड़े हों या जो देखेंगे, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इन मुद्दों पे आप हमें अपना आशीर्वाद दें और एक बार आप
हमें संघर्ष करने में आप चलिए आप थोड़ी राजनीति की बात करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आप पहले जन अधिकार पार्टी में थे, आपने ये पार्टी क्यों छोड़ दी? जी, ये एक वैचारिक बात थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि कुछ मुद्दों को लेकर के मेरे में और माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी में कुछ बातों में वैचारिक मतभेद हो गए। इस मतभेद की वजह से हम लोग अलग हो गए। नहीं, अगर आपका मतभेद हो जाए तो आप पार्टी छोड़ देंगे? पार्टी छोड़ नहीं देंगे। जैसे कुछ अगर मतभेद हो जाए और जिसपे हल नहीं निकले, तो ऐसी स्थिति में राह अलग अलग कर लिया जो इसमें कोई बड़ी बात ना हो। जी, तो मतलब आपका कहने का मतलब है आप किसी तरह के कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते थे, इसीलिए आप जो है अलग हो गए। मतलब आपके हिसाब से आपके विचार में और जन अधिकार पार्टी के विचार में अंतर नजर आने लगा था? जी जी बिल्कुल, कुछ बातों को सैद्धांतिक अंतर आ गया था, इसलिए मैं अलग। अच्छा, सैद्धांतिक अंतर आ गया था। मतलब आपके सिद्धांत क्या कहते थे कि जो ये उस सिद्धांत के बाहर जा रहे थे वो? तो सिद्धांत, हमारे सिद्धांत जो जैसे प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो गया या पारदर्शिता हो गया या अन्य बातों को लेकर के हो गया, तो मैं बिल्कुल क्लियर कट रहना चाहता हूँ। तो जिस मुद्दे को लेकर के हम एक अनशन कर रहे थे मधेपुरा में, जो धांधली हुई थी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, इसमें हमारा मतभेद कुछ हो गया था, तो इस वजह से हम अलग। मतलब इस तरीके का मतभेद क्या था, ये कुछ उद्भेदन करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? जी बिल्कुल, इसमें हम कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आप ये जाने कि हमारे वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद थे, जिस वजह से जी 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 जी। तो गौतम जी, ऐसे पिछली बार जैसे आपने चुनाव लड़ा, तो उस चुनाव लड़ने में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि मतलब आप क्या लेकर आप पिछली बार उतरे थे? इस बार क्या आप लोग इस बार का हर एक पार्टी का मैं सुन रहा हूँ अभी कि जो रोजगार का मुद्दा रहता है, तो इस बार रोजगार का मुद्दा आप नहीं रखेंगे क्या? सर, रोजगार के मुद्दा तो बड़ी पार्टी और बड़े जो ये क्या कहते हैं, जो सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो चूंकि मैं एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के रूप में अभी फाइट कर रहा हूं, और मेरा प्रयास रहेगा कि राजद हमें अपना समर्थन और उम्मीदवारी के तौर पे रखे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि मैं, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप राजद के वैचारिक सिद्धांतों को मानते हैं? तो बिल्कुल, जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, इस सिद्धांत पे हम राजद बिल्कुल समर्थन करते हैं और हम उसमें अपना सहमति रखते हैं। जी, तो आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो आप जब जनता से वोट मांगने जाएंगे, तो देखिए वैसे तो ये कहा नहीं जा सकता कि जो क्या है, लेकिन कुछ दिनों से कई बार ये आरोप लग रहा है कि राजद के बड़े बड़े नेता कि जाति पात बहुत करते हैं, मतलब जाति को लेके बड़ी राजनीति करते हैं। तो मतलब इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि राजद एक ऐसी सामाजिक न्याय की पार्टी रही है। अगर इसका आप कास्ट वाइज विश्लेषण भी करेंगे, तो आपको हर जाति और हर धर्म के लोग इसके प्रतिनिधि के तौर पर एमएलए और एमपी के रूप में मिलेंगे। जो पिछले दिनों बड़ी बेबाकी से इसको राजद पार्टी की ओर से इसको रखा गया था कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट जीते हैं या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात और इस मुद्दे पे हमको कोई दम नहीं लगता है। ये विरोधियों का ये प्रचारित। सर, अगर आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपको मैं कुछ दिन पहले का ही हमारे ही न्यूज चैनल पे एक न्यूज चला था, और वो न्यूज कवरेज उस पर वहाँ क्या नाम था, गोपालगंज के एक नेत्री हैं, वो मुखिया भी हैं वहाँ की। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, और उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि तेजस्वी यादव वो जाति की राजनीति करने पर उतर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था ये कि पिछले 2 साल से 2017 में जब वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो उनके घर पे गुहार लगाने के लिए गई थी, तो वो कह रहे थे कि आई विल कॉल यू लेटर, आवर ऑफिस विल कॉन्टैक्ट यू सून। ये सारी बातें सुनने को मिल रही थी, और जैसे ही चुनाव नजदीक आया, तो वो अब आ गए हैं अपनी जाति को भुनाने के लिए। मतलब कि हमारी जाति के लोग थे, हमने उनको हम उनके साथ हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सारी बातें उन्होंने कही थी।
तो अब आप अभी कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद है, इन सब चीजों में हम लोग नहीं रहते हैं, हमारा समीकरण बिल्कुल संतुलित है। तो इस तरीके की बातें जब आप करते हैं तो थोड़ा सा ये बातें जो है कहीं ना कहीं बेबुनियादी लग रही है। आपका क्या कहना है इस पर? सर बिल्कुल मैं इस बात को सिरे से खारिज करूंगा कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के देखिए हित अलग अलग हो सकते हैं और उसके हित के आधार पे आरोपों और आरोपों का गड्ढा जाना को हम लोग तार्किक और वैचारिक आधार के रूप में नहीं देख सकते हैं, न प्रमाणिकता की उसमें पुष्टि होती है। क्योंकि जब आप किसी काम की वजह से कहीं जाते हैं और काम होना या ना होने के बाद हम कुछ आरोप लगाते हैं तो उस आरोप में बहुत ज्यादा दम नहीं होता है, प्रमाणिकता नहीं होता है और तार्किकता नहीं कहता है। तो इसलिए हम उन चीजों को नहीं देखेंगे और फिर हम ये कहेंगे कि अभी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में हम आपको बहुत कुछ आपके चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर सिरे से बात की जाए तो ये बात पार्टी का विश्लेषण है या पार्टी की बात है। अगर कोई बात होगी तो ये पार्टी से जुड़े हुए बड़े नेता इन चीजों को स्पष्ट करेंगे। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ एक बौद्धिक और सामाजिक व्यक्ति होने के नाते और राजनीति में एक छोटा सा अनुभव रहने के नाते कि राजद बिल्कुल कुछ लोगों ने इसको एक फ्रेम में बांध दिया है कि ये यादव की पार्टी है तो ये मुसलमान की पार्टी है। लेकिन इसका तार्किक आधार पे जो विश्लेषण किया जाए और जो प्रमाण है उसको देखने पे ये कोई भी आदमी कह सकता है कि इसमें अभी जो आप खुद देखेंगे तो सर राजद के खेमे में तो वैसे भी राज्यसभा में जिनको भेजा गया है अगर वो भी देखा जाए तो यहाँ इन चीजों की बूक कहीं से नहीं आती है। यहाँ हर जाति और हर धर्म के व्यक्ति को एक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। तो मैं तो ये मजबूती के साथ ये बात रखूंगा। सर राजद के 4 गद्दावर नेता एमएलसी जो थे वो उन्होंने जदयू ज्वाइन कर लिया सर जी, और उन्होंने ज्वाइन तो कर ही लिया, साथ में कितने वहां के नेता थे जो कि उन्होंने छोड़ के जदयू ज्वाइन कर लिया है। तो सर आप कहते हैं कि विचारधारा बड़ी अच्छी है, ये है वो है, तो सर ये बागीपन कहाँ से नजर आ रहा है सर? ये बागी कहाँ से आ रहे हैं लोग? सर ये राजनीति में अक्सर होता रहा है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जो सत्ता लोलुप हों या जिनकी कुछ ग्रीवांस होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का पार्टी बदल लेना, पाला बदल लेना, समीकरण चेंज कर देने के लिए इधर से उधर कर देना या सत्ता पैसा अन्य चीजों को लेकर के ये इधर से उधर मूव करना, ये कोई बड़ी बात और कोई नई बात नहीं है। जी बिल्कुल। तो मैं कहूँगा ये बस उसका एक हिस्सा है, क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है। ऐसी स्थिति में अपना वांछित और अवांछित अपने हितों की पूर्ति न होते हुए देख करके सत्ता समीकरण की ओर जाना और शक्ति पैसा या अन्य चीजों का अंदर खेल हो जाना, इसकी वजह से जाना, तो मैं इसको बहुत कुछ नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ इसको एक राजनीति का ये गलत आयाम है। अच्छा, अभी जो करंट विधायक हैं वहां के उन्होंने विकास के लिए क्या क्या किया सर? हमारे यहाँ से विधायक अभी कुछ दिन कबल स्वर्गवासी हो चुके जी वो तो मुझे पता है, अब्दुल गफूर साहब हैं। गफूर साहब थे, अब तो वो है नहीं, दिवंगत हो गए। लेकिन अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि 4 बार से प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र का उन्होंने ही किया, मंत्री भी रहे। लेकिन अब दुर्भाग्य से चूंकि अब है नहीं, तो मुझे लगता है उन चीजों पे टीका टिप्पणी करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी कहूंगा कि 4 बार से जनता ने आपको मौका दिया, उस रूप आपकी उपलब्धि कोई दिखती नहीं है जिसको इंकित करके बताया जा सके कि ये उपलब्धि डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब की है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे गौतम कृष्णा, वीडियो गौतम कृष्णा के नाम से ये जाने जाते हैं, और पिछली बार जन अधिकार पार्टी से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं और अच्छा खासा वोट भी अर्जित किया था इन्होंने। तो अब्दुल गफूर साहब को हराना चाहते थे और खुद विधायक बनना चाहते थे। इस बार इंडिपेंडेंटली लड़ना चाहते हैं और राजद से के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं।
ये सारी बातें इनकी तो सुन ली आपने। इन्होंने कई बातें कही। इन बातों में रही ये बात की जो राजद की विचारधारा से ये सहमत है, लेकिन जन अधिकार पार्टी के विचारधारा से ये सहमत नहीं थे। इन्होंने जन अधिकार पार्टी के नेताओं पे और उनके कुछ लोगों पे ये भी आरोप लगाया कि जो उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, उस गलत काम की वजह से मैंने ये पार्टी छोड़ दी और ये पार्टी छोड़ के मैं अपनी एक पीपुल्स पावर करके अपना एक संगठन है, उस संगठन के साथ में हूं और इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर जीत हमारी होती है तो जीत होने के बाद मैं राजद के साथ जुड़ूंगा और पक्ष में हूं या विपक्ष में हूं, अपना रोल अदा करूंगा और अपने साथ लोगों को का विकास करूंगा, अपने क्षेत्र का विकास करूंगा। आप अभी सुन रहे थे मुद्दे की बात, और इस मुद्दे की बात में जितनी बातें हम करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो या किसी पॉइंट पे बात कर रहे हो या किसी की कहानी पे बात कर रहे हो, इन बातों में हर एक बात जनता से जुड़ी जरूर होती है। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी होता है। अब आप जनता डिसाइड करती है, निर्णय लेती है कि जो अगले के लिए हमें क्या करना है। विधायक जी अब तक क्या किए हैं, विधायक जी ने क्या नहीं किया है अब तक, इन सबको ध्यान में रख के हमने ये कार्यक्रम चालू किया है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के लोगों को हम मुखातिब करते हैं आपके सामने और आपको बताते हैं कि क्या क्या बातें होती है, क्या क्या समस्याएं होती है। आपने सुना था अभी जितनी बातें सुनी हैं, इन बातों को जब हम रखते हैं तो इससे ये महसूस हो जाता है लोगों को कि जो हाँ हमने क्या गलती की है, क्या गलती नहीं की है। चलिए कल फिर मिलेंगे आपसे रात 9 बजे प्राइम टाइम शो मुद्दे की बात देखना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।